हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज हम आपको थीम 7 की थर्ड वीडियो में लेके चलते हैं और आज हम बात करेंगे रीजनलिज्म इन कश्मीर की। फ्रेंड्स, कश्मीर में दो चीज़ें आपको समझनी है। पहली बात तो आपको ये समझना है कि कश्मीर वॉज गिवन बाय द ब्रिटिश एन अपॉर्चुनिटी टू डिसाइड इट्स ओन फेट। और कश्मीर का जब ब्रिटिशर्स ने एक तरीके से ऐसा पेशकश किया जो हम प्रीवियस वीडियोज़ में एनालाइज कर चुके हैं, तो वहाँ पर महाराजा हरी सिंह जो थे उन्होंने अपना ये डिसीजन इवेंचुअली लिया और उसके बाद एक लीगल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ कॉल्ड द लीगल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वो साइन करते हुए उन्होंने कश्मीर को एक लीगल इंडिया का हिस्सा बनाया। फ्रेंड्स, जब कश्मीर एक लीगल इंडिया का हिस्सा बन गया तो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी हुई। पाकिस्तान को इनसिक्योरिटी पहली बात ये हुई बिकॉज पाकिस्तान ये चाहता था कि कश्मीर लीगली उसको मिले, तो लीगली तो अब उसको नहीं मिला। तो अब उसको ये समझ आ गया कि मेरे पास और कोई ऑप्शन तो बचा नहीं है, बट इलीगली कश्मीर को मैं स्नैच करूँगा। अब इस कश्मीर को इलीगली इंडिया से स्नैच करने के लिए पाकिस्तान ने कश्मीर में रीजनलिज्म सबवर्जन को प्रमोट किया। उसने सबसे पहले कश्मीर में हमारे यहाँ के जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी खास करके, विच कॉन्स्टिट्यूटेड द मेजॉरिटी इन कश्मीर, उसको बार बार एक नैरेटिव बना के ये बात बोलनी शुरू करी कि मुस्लिम्स जो हैं वो एक तरीके से जो कश्मीर में रहते हैं उनका इंटरेस्ट इंडिया से अलग है और इंडिया उनके इंटरेस्ट को कभी फुलफ़िल नहीं कर पाएगी। अपेरेंटली दिस स्ट्रैटेजी वॉज रिजेक्टेड एट दैट टाइम बाय मेजॉरिटी ऑफ द कश्मीरीज, बिकॉज जितने भी कश्मीर के हमारे मुसलमान भाई बहन थे उन्होंने ये चीज़ समझी और वो समझदार इतने हैं इस चीज़ को समझने के लिए कि कश्मीर एक इकलौता प्रोविंस नहीं था हमारे इंडिया में उस समय जिसमें सिर्फ मुस्लिम्स रहते थे। इनफैक्ट उनको ये बात पता थी कि पूरे के पूरे इंडिया में हर जगह पर जो है मुस्लिम्स डिफरेंट रीजन्स में स्प्रेड हैं। पर पाकिस्तान ने नंबर 1 उनको ये भरोसा दिलवाने की कोशिश करी तो उनका वो भरोसा कामयाब नहीं हुआ। अब जब भरोसा कामयाब नहीं हुआ तो पाकिस्तान ने इस नैरेटिव को छोड़ा नहीं। उसने ये करना शुरू कर दिया कि भाई एक तरीके से कश्मीर के लोगों को उकसाने के लिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाई। इस लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में सबसे पहले इनिशियली 1950s और 60s में कश्मीर में जो पाकिस्तान है और उसके इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह हैं उन्होंने एक तरीके से हमारे कश्मीर के गवर्नमेंट के एजेंसीज के अंदर बैठे हुए लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके थ्रू सबवर्जन कराने की कोशिश करी। इस सबवर्जन में कश्मीर में पाकिस्तान बहुत ही नाकाम रहा। हमें उसके माइन्यूटर डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो हम सिक्योरिटी इश्यूज़ में पढ़ते हैं कि वो कौन सी संस्थाएं बनाई और कौन सी संस्थाओं के तहत उसने ये इंटरनल लेवल पे सबवर्जन एंड सैबोटाज करने की कोशिश करी। पर आपके मन में एक सवाल ये ज़रूर उठा होगा कि भाई अभी तो वो लोगों को उकसाना चाह रहा था, पर लोगों को उकसाने के बजाय अभी सडनली 1950s और 60s में वो कश्मीर के गवर्नमेंट एजेंसीज़ के अंदर घुस के गवर्नमेंट के लोगों को क्यों उकसा रहा था? उसका रीज़न ये है कि कश्मीर में पाकिस्तान को ये लगने लगा कि मैं लोगों को तो एक मास लेवल पे तो उकसा नहीं सकता क्योंकि इतने सारे लोग हैं कश्मीर में एंड दे आर नॉट बाइंग माई नैरेटिव कि भाई देखो हमारे यहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं उनके इंटरेस्ट जो है इंडिया से अलग हैं। तो उसने ये सोचा कि मैं गवर्नमेंट एजेंसीज़ के अंदर जो गवर्नमेंट में कश्मीरीज काम कर रहे हैं अगर उनमें रिबेलियन कराना शुरू कर दूं तो लोगों के माइंड में एक ही ऐसा थॉट बैठ जाएगा कि यार सरकार के जो लोग हैं जो हमारे वेलफेयर के लिए बैठे हैं वहाँ पे और हमारे लिए काम करने के लिए बैठे हैं, अगर वो ही ये बात कह रहे हैं कि यार इंडिया में रह के हमारे इंटरेस्ट फुलफिल नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान का नैरेटिव था वो सही था। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान ने रीजनलिज्म को कश्मीर में प्रमोट करने की स्ट्रैटेजी कैसे अपनाई। तो उसने सबसे पहले ये करा कि डायरेक्टली पहले तो भाई उसने लोगों को उकसाया। इनिशियली 1947-48 के बाद उसने पहले तो 5-7 साल लोगों को उकसाया, पर लोग उनके बहकावे में नहीं आए। लोगों ने पाकिस्तान के आर्गूमेंट को रिजेक्ट किया क्योंकि लोगों को ये लगा कि भाई ऐसी बात बोलना कि हमारे इंटरेस्ट इंडिया के साथ नहीं है और तुम्हारे साथ है वो तो ऐसा सवाल ही नहीं उठता। फिर जो सेकंड स्टेप में रीजनलिज्म सबवर्जन पाकिस्तान ने किया वो ये किया कि उसने यहाँ पर मल्टीपल संस्थाओं के थ्रू, ऑब्वियसली वो संस्थाएं बनानी पड़ेंगी पाकिस्तान को जिसके तहत ये सब होगा एक ऑर्गेनाइज तरीके से। तो 1950, 60, 70s वगैरह में उसने एक तरीके से इन संस्थाओं को लेके बहुत इम्पोर्टेंटली जो है गवर्नमेंट सर्वेंट्स को इंस्टिगेट करने की कोशिश करी, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट्स इंस्टिगेट हो जाएंगे
तो ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स इंस्टिगेट होने के बाद कहीं ना कहीं लोगों तक ये नैरेटिव और मैसेज खुद ही पहुंचा पाएंगे कि भाई देखो, अगर गवर्नमेंट के सर्वेंट्स ही गवर्नमेंट से खुश नहीं हैं तो कहीं ना कहीं पूरी सोसाइटी में ये थॉट परकोलेट करेगा कि फिर तो बात सही है भैया, हमारे भी इंटरेस्ट जो हैं वो एक तरीके से फुलफ़िल नहीं हो सकते अगर हम जो है इंडिया के साथ रहेंगे तो। पर क्योंकि पाकिस्तान ने एक ऐसा गेम खेला और इतना मूर्ख देश है कि उसको ये समझ नहीं आई कि जब आप गवर्नमेंट सर्वेंट्स को इंस्टिगेट कर रहे हो, और वो भी तब इंस्टिगेट कर रहे हो जब सोसाइटी आपको रिजेक्ट कर चुकी है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी तो उसी सोसाइटी से आते हैं। उस समय 1960s और 70s में नो डाउट कई गवर्नमेंट सर्वेंट्स का रोल इम्पोर्टेंटली आया, और कई गवर्नमेंट सर्वेंट्स ने एक पॉइंट पे बहुत सारे वेरियस मोटिवेशंस के कारण, ऑफ विच वन ऑफ द प्राइमरी वंस ऑब्वियसली एज यू कैन अंडरस्टैंड इज़ गोइंग टू बी द मॉनेटरी मोटिवेशन, उसके बेसिस पे उन्होंने पाकिस्तान का सपोर्ट ज़रूर किया। पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ऑपरेशंस थे, उन एजेंसीज़ के ऑपरेशंस के तहत हमने उनको पकड़ा, उनको न्यूट्रलाइज़ किया। अच्छा, तो अब यहाँ पर दो चीज़ें याद रखनी हैं। पहली चीज़ तो ये याद रखनी है कि फ्रेंड्स, गवर्नमेंट एजेंसीज़ के अंदर जब पाकिस्तान ने हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन कश्मीर को इंस्टिगेट करने की कोशिश की, तो उससे हमने निगेट करके काउंटर तो किया और हमने उसके पूरे आर्किटेक्चर को भी तोड़ा। पर पाकिस्तान ने इतनी बड़ी जुर्रत करी कि वो हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स को इंस्टिगेट करने के लिए पहुंचा, और क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स को इंस्टिगेट करने के लिए 1960s और 70s में जब हमारे गवर्नेंस आर्किटेक्चर्स खुद भी थोड़े से रिलेटिवली वीक थे, तो क्योंकि उसको वो पेनिट्रेट कर पाया, ये आगे जाकर पाकिस्तान के लिए एक एलिमेंट ऑफ गुडनेस बन गया। क्योंकि आगे जाकर पाकिस्तान को ये जो स्ट्रैटेजी थी कि भारत की कश्मीर में उसके गवर्नमेंट एजेंसीज़ के अंदर पेनिट्रेट करना, उस पेनिट्रेशन का रूट ढूंढना और उस रूट के तहत गवर्नमेंट सर्वेंट्स को इंस्टिगेट करने की स्ट्रैटेजी पाकिस्तान ने डॉक्यूमेंट कर ली थी। तो उसको इतना पता था कि आज तो मैं हार गया हूँ, पर कल को अगर लाइफ में कभी अपने को ज़रूरत पड़ेगा इंडिया के इस एक्टिविटी को दोबारा करने के लिए, कल को अगर कभी ज़रूरत पड़ेगा मुझे एक तरीके से कहीं ना कहीं इंडिया में री एंटर करके, कश्मीर में उसके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में री एंटर करके और उसके एजेंसीज़ को यूज़ करना, इंस्टिगेट करना सबवर्जन के लिए, उसकी चाबी पाकिस्तान के हाथ में थी। तो ये चीज़ मत भूलिएगा। अब जब ये 1960s में 70s में पाकिस्तान नाकाम रहा इस काम के बारे में, तो 1980s में पाकिस्तान ने गेम बदलना शुरू कर दिया। 1980s में पाकिस्तान ने क्या करना शुरू कर दिया कि उसने अपने यहाँ पर, अपनी कंट्री में लोगों को रेडिकलाइज़ किया और उन लोगों को रेडिकलाइज़ करके हमारे यहाँ भेजना शुरू कर दिया कश्मीर में। और 1980s तक क्योंकि कश्मीर में डेवलपमेंटल डेफिसिट थोड़ा बढ़ने लग गया था, 1980s तक क्योंकि कश्मीर में एक तरीके से फैमिलियल पॉलिटिक्स के कारण पावर जो है वो लिमिटेड फैमिलियों ने हाईजैक करके रखी हुई थी, तो वो अपने ही इंटरेस्ट को देखते थे रादर देन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल कश्मीरीज। तो इसके कारण से एक ट्रस्ट डेफिसिट बिल्डअप होना 1980s तक शुरू हो चुका था। इस ट्रस्ट डेफिसिट का पाकिस्तान ने फिर से एडवांटेज लिया, पर अब इस बार उसने गेम बड़े ध्यान से खेला। जैसे कि उसने 1950s में पहले हमारे यहाँ के लोगों को डायरेक्टली इंस्टिगेट करने की कोशिश की थी, वो नहीं करी। फिर उसने 60s और 70s में जब हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स को इंस्टिगेट करने की कोशिश करी, वो भी नहीं करी। 1980s में उसने ये देखा कि इंडिया में, कश्मीर में जो लोग हैं वो आज की डेट में एक डेवलपमेंटल डेफिसिट के कारण फ्रस्ट्रेटेड है। तो उसने जो अप्रोच करी वो ये करी कि उसने अपने यहाँ पर, अपने टेरिटरी में लोगों को रेडिकलाइज करके कश्मीर भेजना शुरू कर दिया। और 1980s और 90s में उसने अपने लोगों को भेज के अलग अलग तंजीमों का हिस्सा बना के उनको जब भारत में भेजा कश्मीर में, तो उन तंजीमों के तहत उसने कश्मीर में एक तो आतंक का माहौल पैदा किया और उस आतंक के माहौल से लोगों के एस्पिरेशंस को चैनलाइज करने की कोशिश करी कि देखो
आपको स्टेट से लड़ना होगा, आपको स्टेट से मारना होगा, आपको स्टेट को हटाना होगा। तो 1980s और 90s में जो हमने एक तरीके से पूरा एक वेव ऑफ टेररिज्म देखा कश्मीर में, वो टेररिज्म आया पाकिस्तान के स्टेट स्पॉन्सरशिप से, जिसमें उसने अपने नागरिकों को इकट्ठा करके अलग अलग तंजीमों का हिस्सा बनाकर जो है भेजा यहाँ पर, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, जमातुद दावा हो, अल्लाह टाइगर हो, हरकतुल अंसार हो। वो फिर हम सिक्योरिटी इशूज़ में बहुत डिटेल में पूरी इंडस्ट्री जो कॉम्पिटिटिव टेररिज्म इंडस्ट्री उसने बनाई उसको पढ़ते हैं, वो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। पर आपको लार्जर थॉट प्रोसेस समझना है कि हिस्टोरिकली इवॉल्व कैसे हो रहा है सबवर्जन एंड रीजनलिज्म इन कश्मीर। तो 1950s एक अप्रोच, 1960-70s दूसरी अप्रोच, 1980s एंड 90s तीसरी अप्रोच। अब ये जो 1980s एंड 90s की अप्रोच थी फ्रेंड्स, ये पाकिस्तान ने जब अपने नागरिकों का प्रयोग करके तंजीमों के तहत उसने भेजा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसका इम्प्लीकेशन हमें अर्ली 2000s में पूरा दिखा। और हुआ क्या कि क्योंकि पाकिस्तान ने इतने फोर्स से अपने नागरिकों को भेजा यहाँ पे, और इतने फोर्स से उसने एक तरीके से टेररिज्म को स्पॉन्सर किया और सपोर्ट किया कि कहीं ना कहीं हमारे लोग जो ऑलरेडी बेचारे कश्मीर में डेवलपमेंटल डेफिसिट से परेशान थे, उसमें से थोड़ा सा एक सेगमेंट जो था वो पाकिस्तान के नरेटिव को बाय करना शुरू कर चुका था कि हाँ भाई इंडिया में तो हमारा कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। और 2000s में अनफॉर्चुनेटली हमें इसका पूरा एक तरीके से इम्प्लीकेशन भुगतना पड़ा कि 2000 में हमारे यहाँ पर ये हालात हो गए कश्मीर में कि रीजनलिज्म में जब सबवर्जन किया जा रहा था, तो यहाँ पर हमारे एलिमेंट्स जो थे, हमारे कश्मीरी लोग भी जो थे, थोड़े से सेगमेंट के, बहुत छोटा सा सेगमेंट था कश्मीर का जो मिसगाइड हो गया था पाकिस्तान के नैरेटिव से। और पाकिस्तान के वो टेररिज्म के नैरेटिव से क्या हुआ कि उनको एक तरीके से एक रिस्पाइट मिलने लगा कि नहीं यार, ये जो छोटा सा एलिमेंट था मिसगाइडेड वाला, इसको लगने लगा कि नहीं, वायलेंस इज़ द ओनली वे आउट। तो 2000s में हमारे को एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटेड गेम खेलना पड़ा, जिसमें हमारे को सबसे पहले हमारे जो कश्मीर के ये जो यूथ मिसगाइड हुए थे, इनको पहले सेपरेट करना पड़ा। इनको सेपरेट करके हमें ये चीज़ देखनी पड़ी और बतानी पड़ी एक ना एक तरीके से कि भाई देखिए, जो आप पाकिस्तान के साथ मिल के ये जो वायलेंस का कल्चर ला रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी नो सोल्यूशन। तो 2010-11 के बाद से जो अभी वाला डेकेड चल रहा है, पिछला वाला और अभी वाला, इस डेकेड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर वो अपनी फ़िलॉसफी अपनाई। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि देखो भाई, कश्मीर में हमारे को फेयर एंड सोशल जस्टिस करना है। फेयर एंड सोशल जस्टिस करने के लिए द ओनली वे आउट इज़ कि हमें डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है और लोगों को पाकिस्तान के नैरेटिव से डीलिंक करना है। और इस प्रोसेस में फिर जो हम इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी के डिसिप्लिन्स में पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट ने फाइनली 2019 में आर्टिकल 370 को भी एब्रोगेट करते हुए एक तरीके से पूरी के पूरे कश्मीर को नेशनल इंटीग्रेशन के तहत मेन स्ट्रीम किया। तो अब आप अगर हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को देखते हैं और पोस्ट इंडिपेंडेंस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो आप क्या देख रहे हैं कि दी एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 वॉज नॉट डन ओनली फॉर सिक्योरिटी रीजन्स, वो सिक्योरिटी इशूज़ में पढ़ते हैं, वॉज नॉट ओनली डन बिकॉज इट हैड सम इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस जो इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ते हैं, बट वो इसलिए भी किया गया क्योंकि जो ये पूरा सबवर्सिव रीजनलिज्म का आर्किटेक्चर पाकिस्तान ने बनाया था, उसको तोड़ने के लिए कश्मीर में एक फीलिंग लानी थी, एक सेंटीमेंट लाना था कि कश्मीर इज़ एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 370 अभी तक कहीं ना कहीं एक वो नैरो सा बैरियर बना के लगा हुआ था, तो दैट बैरियर इंटायरली वॉज ब्रोकन। सो दैट इज़ वाई historically when we talk about article 370 in post independence India, we say कि the article 370 was like the Berlin Wall which eventually fell, जो यूरोप में हुई थी, जिसके फॉल की वजह से कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ था। तो दैट पर्सपेक्टिव हैज़ टू बी गिवन हियर फ्रेंड्स। मैं हर बार आपको बोलता हूँ और मैं फिर रिटायरेट कर रहा हूँ, एवरी सब्जेक्ट हैज़ अ सब्जेक्ट स्पेसिफिक वोकेबलरी एंड अ थॉट। जनरल स्टडीज़ के आंसर्स जनरल लिखने हैं बेटा, लेकिन जनरल स्टडीज़ के जनरल आंसर्स में सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज लिखनी है। 10 शब्दों का पर्चा रट के वो 10 शब्द हर जगह प्रयोग नहीं करने। तो आई होप नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट फ्रॉम द हिस्ट्री पर्सपेक्टिव द आर्टिकल 370 and its abrogation is perceived as the fall of Berlin Wall, which eventually led to the mainstreaming and integration of Kashmir with India, which was done deliberately.
so that we are able to generate a sentiment कि भाई कश्मीर और भारत कोई अलग हिस्से नहीं है भाई। तो अब आपको समझ आया कि 370 के एब्रोगेशन के बाद 2019 के बाद भारत ने किस प्रकार से कश्मीर में अब इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की कोशिश की है, किस प्रकार से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी क्रिएट की जा रही हैं, किस प्रकार से वहाँ पर जो है आज की डेट में सोशल जस्टिस इंश्योर किया जा रहा है। तो लार्जर जो फिलॉसफी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाई थी वो आपको यहाँ पर कश्मीर के मसले में पूरी इम्प्लीमेंट होते हुए दिखी। सो दिस इज़ हाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया not only understood the different phases of subversive regionalism in Kashmir, but this is how they have tried to tackle it also. So I hope this entire understanding is now very clear to you. Thank you.